Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi EduHub. In today's class, we are going to start a new competency-based series. We are starting this series for ICSE class 10th physics students. And आज के class में we are going to discuss assertion reason based, paragraph based, picture based MCQs and few competency based questions from the last chapter, the last unit, that is modern physics. But we'll be bringing sessions on each and every unit of physics and maths. तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Let's start the session with the very first question. First of all, we'll be taking up the assertion and reason based questions. सबसे पहले तो this is how you are going to answer the questions. If both assertion and reasons are correct and the reason is a correct explanation, तब आपको A ऑप्शन मार्क करना है. A और B दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है assertion का, तो B मार्क करना है. A सही है, B गलत है, then C, and if both are false you have to mark D. Now let us start the very first question. The first question is, the assertion statement says in a nuclear reaction atomic number and mass number is not conserved. भाई कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो हर जगह एप्लीकेबल है. न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी रिएजेंट और प्रोडक्ट्स, इन दोनों का एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सम सेम आना चाहिए. तो नॉट कंजर्व्ड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो 100% assertion is false. Second, let's see the reason. Total sum of atomic numbers of the reactants is greater than the sum of the atomic number of products. No. According to the law of conservation of mass and number, these two numbers should be exactly same. Right? तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं तो आई विल बी मार्किंग डी ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. राइट, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. द assertion says यूरेनियम 235 इज मोर इजिली फिजनेबल देन यूरेनियम 238. देखो बच्चों, यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 235, एक होता है 238. ये बात बिल्कुल ठीक है, यूरेनियम 235 इज मोर रेडियो एक्टिव, या आप कह सकते हो यूरेनियम 235 इज एक्चुअली रेडियो एक्टिव. क्यों रेडियो एक्टिव होता है, इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं. यूरेनियम 235 पर स्लो न्यूट्रॉन से भी आप रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन यूरेनियम 238 पर स्लो न्यूट्रॉन से आप फिजन रिएक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते. राइट, यूरेनियम 238 को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यूरेनियम 235 इज मोर इजिली फिजनेबल, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. सेकेंड, यूरेनियम 238 कैन बी इजिली फिजन्ड थ्रू स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. नो बेटा, it cannot be easily fissioned through slow moving neutrons. You need high velocity neutrons to fission uranium 238. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. तो स्टेटमेंट A is true but R is false. So you will be marking C. Right? समझ में आ गया? Next, nature of radiation emitted by any substance is not changed by any physical change. Okay, देखिए, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना. भाई अल्फा बीटा गामा ये सभी पार्टिकल्स न्यूक्लियस से निकलते हैं. तो जो भी हम फिजिकल चेंजेस करते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज लाता है. तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं कोई भी फिजिकल चेंज करूंगा तो रेडियो एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो रेट बढ़ेगा ना कुछ चेंज होगा. ओके, तो पहला स्टेटमेंट रिविजिट करते हैं. नेचर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय एनी सब्सटेंस इज नॉट चेंज्ड बाय एनी फिजिकल चेंज. यस, इट इज नॉट चेंज्ड, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. ऑक्सीडेशन इज द ओनली फिनोमिना विच माइट चेंज. नो, ऑक्सीडेशन कैनॉट चेंज द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हो या तो गेन करते हो. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने से कोई भी चेंज किसी भी न्यूक्लियर पार्टिकल पर नहीं पड़ेगा. तो नहीं पड़ेगा तो आपका नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी चेंज नहीं होगा. राइट, तो अगेन यू विल बी मार्किंग सी एज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट रीजन इज इनकरेक्ट. राइट, नेक्स्ट, nucleus of the atom does not contain electrons
yet it emits beta particle in the form of electrons. Very true. देखिए न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और ये तब निकलते हैं जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। देखिए सीन क्या होता है, न्यूट्रॉन इज 0 n 1, अगर आपको इसको प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, राइट, जब ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है इसी समय आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। मान लीजिए यहां से अगर मैं -1 e0 ये निकाल दूं, राइट, तो क्या होगा, तभी तो मेरे को 1h1 बनेगा। 1h1 इज व्हाट, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में निकालता है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो रह नहीं सकता, तो व्हाट हैपेंस, दिस इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली लीव्स द न्यूक्लियस in the form of beta particles, right? So beta particles are the electrons which are emitted from the nucleus when a neutron is converted into a proton. So first statement is correct. In the nucleus, protons and neutrons exchange pi mesons frequently. Now a very confusing questions. देखिए बात ये भी ठीक है, this is absolutely correct. They keep on exchanging pi mesons, but the reason statement has not mentioned anything about the conversion through an emission of electron, right? So both the statements are true, no doubt about it, but reason is not the correct explanation. So I guess B is the most appropriate part. ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आपको दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट सही हैं भी, बट आपको क्या मार्क करना है, आपको मार्क करना है वो ऑप्शन जो एप्रोप्रिएट है, रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, राइट? तो बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले बच्चों तो लेट मी टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जस्ट गो थ्रू द पैराग्राफ, more likely you won't be getting the questions that are related to the paragraph. ऐसा नहीं है, it's not an unseen passage कि आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो पैसेज से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। पैसेज जस्ट टेल्स यू और गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ which sort of questions or what the topic says. In most of the cases, I'm not saying every time, but maybe 80 to 90% the questions won't be given directly from the passages. The concept will be taken. आप इस पैसेज को भी देख लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। अगर ये पैसेज ना भी होता तो भी let us try and solve the question. The first question is, fusion reaction takes place at high temperature because, see, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, भाई फ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको दो हेवी न्यूक्लियाइज को मिलाना है, यू हैव टू ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर। अब दो हेवी न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के पास आते हैं तो दे रिपेल ईच अदर। अगर आपको ये रिपल्शन ओवरकम करना है तो हाई टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है और ये हाई काइनेटिक एनर्जी ही कूलम्बियन रिपल्शन को ओवरकम करने में हेल्प करती है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, when a nucleus in an atom undergoes a radioactive decay, the electronic energy level of the atom, देखिए जब भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन होता है तो अल्फा और बीटा में, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलने में तो एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं। भाई अल्फा, व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियाई। व्हाट इज अ बीटा पार्टिकल? अ बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब निकलते हैं तब एनर्जी लेवल में चेंज होता है, बट नॉट इन केस ऑफ गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के केस में एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं होता। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट, which of the following statement is true for nuclear forces? They obey the inverse law of distance. No. Inverse third law. C is the correct option. Nuclear forces are very short range forces, and let me tell you one very striking thing about nuclear forces. Nuclear forces are the strongest forces. नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं और सबसे वीक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। ये कहीं पर नोट कर लीजिए, राइट? नेक्स्ट वन, इन गामा रे एमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस ओनली द प्रोटॉन नंबर चेंजेस। देखिए व्हाट आर गामा रेज? गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जब कभी भी गामा रेज निकलती हैं तो कोई चेंज नहीं होता है।
अल्फा रेज और बीटा रेज के एमिशन में देयर इज अ चेंज, बट गामा रेज के एमिशन में देयर इज नो चेंज. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आफ्टर 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशंस एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम. देखिए जेड एक्स ए, अगर एक अल्फा निकला तो दिस इज जेड माइनस टू एक्स ए माइनस 4. अल्फा पार्टिकल निकलने पर एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, मास नंबर 4 से कम होता है. और जब 2 बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो एटॉमिक नंबर 2 से इंक्रीज हो जाता है और आपका मास नंबर अनइफेक्टेड रहता है. तो एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज, दिस इज करेक्ट. Mass number reduces by 4, this is also correct, but we have a D option which says both A and B are correct, so we will rather go with D option, right? I hope समझ में आ रहा है. Very basic questions. Again a paragraph based question. Pause the video, go through the paragraph. It's about radioactive isotopes and about thyroid gland, right? आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड यहां पर होता है, something related to iodine, isotope and all. Just go through this. We can directly solve the questions. Is it possible for hydrogen and its isotope to emit alpha particle? देखिए hydrogen 1H1, this is hydrogen. What is alpha particle? It is 2He4. हाइड्रोजन से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकालूंगा तो मेरे को एटॉमिक नंबर को 2 से कम करना पड़ेगा. दिस विल बी -1 एंड एटॉमिक नंबर -1 इज नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब है किसी भी हाइड्रोजन के आइसोटोप से आप अल्फा पार्टिकल नहीं निकाल सकते. ओके, हाउ अल्फा पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम बीटा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स आर like it's 2He4, this is an alpha particle. What is a beta particle? Beta particle is -1 beta 0, this is a beta particle. बाकी अल्फा और बीटा की अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो अल्फा पार्टिकल इज अ हेवी पार्टिकल, बीटा इज कंपैरेटिवली लाइटर, राइट? बीटा इज डिफ्लेक्टेड मोर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज अ लाइटर पार्टिकल. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, यू कैन जस्ट चेक देम इन योर बुक. वेरी इजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर आप बेसिक चार्ज और मास की बात करोगे तो भी ठीक है. ओके, दैट विल ऑल्सो वर्क. A radioactive nucleus with mass number and atomic number 180 and 72, with mass number and atomic number is 72, mass number is 180. Fine. Undergoes a series of decay as shown. What will be the final value of atomic number and mass number? चलिए करना शुरू करते हैं. पहले एक अल्फा निकला, जब अल्फा निकला तो दिस विल बी 70, B1 180 minus 4 is 176. फिर एक बीटा निकला, जब एक बीटा निकला तो दिस विल इंक्रीज बाय 1, तो दिस इज 71. B2 दिस विल रिमेन अनचेंज्ड 16. देन अगेन अल्फा निकला, जब अल्फा निकला तो दिस इज रिड्यूस्ड बाय 2, दिस इज 69. दिस इज B3, दिस इज रिड्यूस्ड बाय 4, दिस विल बी 172. Then gamma nikla, whenever a gamma particle is emitted there is no change in atomic number and atomic mass. So this is how you will be getting the final expression, right? You can check the atomic numbers and atomic mass. एक बार revisit कर लो. 72 80 अल्फा निकला 72 से 70, बीटा निकला 70 से 71, अल्फा निकला 71 से 69, then again 69 to 69. 180 अल्फा निकला 176, बीटा निकला अनअफेक्टेड, देन अल्फा निकला 172, गामा निकला अनअफेक्टेड. सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. एटॉमिक नंबर इज 69, मास नंबर इज 172. दिस विल बी योर आंसर. स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. यू कैन चेक द चार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. बेसिक डिफरेंस है आपका, फ्यूजन रिक्वायर्स मोर एनर्जी, fission requires less energy. This is the basic point, this is the keyword, the key point that the examiner is looking for. Okay, ये point जरूर लिखोगे. बाकी आप basic definition लिख सकते हो. fission में heavy nuclei breaks into two lighter ones. fusion में दो nuclei combine होते हैं to form a larger or a heavier nuclei. That will work. Next, the heaviest nuclear radiation. देखो बेटा, ट्रिक समझ लो. सबसे हैवी होता है अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल से हैवी कुछ भी नहीं होता है, ठीक? ध्यान रखिएगा, हैवीएस्ट इज अल्फा पार्टिकल. आपके क्लास में अगर कोई या आपका कोई फ्रेंड थोड़ा फैट हो तो बस उसको आप अल्फा पार्टिकल बोलना शुरू कर दो. यू विल नेवर फॉरगेट
that alpha particles are the heavier ones, right? जैसे आप मेरे कोई अल्फा पार्टिकल मान लो, so I am a alpha particle, तो अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी होगा. Second, to study the age of excavated material of archaeological significance, we study the rate of decay of carbon. A is the correct option. यहां पर कार्बन 2 बार आ गया है, यहां पर कुछ और ऑप्शन होना चाहिए. कार्बन डेटिंग आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ द रॉक्स एंड ऑल. द रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर. देखिए सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेडिएशंस की होती है. क्यों होती है? गामा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बहुत ज्यादा एनर्जी रखती हैं, राइट? बहुत ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेडिएशंस में, इसी की वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, राइट? द न्यूक्लियर रेडिएशंस व्हिच गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट. देखो अगर एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज ही आएगा. भाई नेगेटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट नहीं हो सकते. अगर आपका एक रे है जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो दैट हैज टू बी पॉजिटिवली चार्ज. और अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स में अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, राइट? Which atomic particle has a negative charge? Electron has a negative charge. अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है कि कभी कभी हम ओवर थिंक करने लगते हैं. देखो यहां पर एटॉमिक पार्टिकल पूछा है, न्यूक्लियर पार्टिकल नहीं पूछा है. कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया था कि सर नन ऑफ दीज होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी में ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स तो रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है. बात ठीक है, बट क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन बोल रहा है एटॉमिक पार्टिकल नॉट न्यूक्लियर पार्टिकल, सो इलेक्ट्रॉन विल बी द आंसर. ओके, इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चंस में प्लीज नेवर ओवरथिंक, राइट? नेक्स्ट, what happens to the mass number and atomic number of an element when it undergoes a beta decay? When it undergoes a beta decay, -1 beta 0, atomic number is increased by 1 and mass number remains unaffected. So D is the correct option. The least penetrating power. देखो बेटा, जो सबसे हैवी होगा, जैसे कोई मोटा पर्सन है तो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता ना. अगर एक मोटा आदमी है तो कितनी दूर तक दौड़ पाएगा? तो आप मुझे बताओ अल्फा बीटा और गामा में सबसे मोटा कौन है, सबसे हैवी कौन है? अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल तो बहुत मोटा है, बहुत हैवी है, तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर ऑब्वियसली सबसे कम होगा, राइट? बात समझ में आई? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट आयनाइजिंग पावर. देखिए आयनाइजेशन कब होता है? अगर कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगा तभी तो उसको आयनाइज कर पाएगा. भाई आयनाइज करने के लिए पार्टिकल का इंटरैक्शन तो जरूरी है. अब इमेजिन करिए गामा रेस इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो तुरंत क्रॉस करके जा रही है, तुरंत पेनिट्रेट कर रही है मटेरियल से, इतनी जल्दी पेनिट्रेट कर रही है कि वो मटेरियल के पार्टिकल से इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रही. तो आप मुझे बताओ जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी वो ऑब्वियसली आयनाइज कम करेगा. तो सबसे कम आयनाइजेशन किसका होगा बेटा? गामा रेडिएशंस का. बहुत सीधी सी बात है, एक टीचर है जिसको बहुत नॉलेज है, बहुत बहुत क्वालिफाइड है, बहुत नॉलेज है, वो क्लास में आए और बस पढ़ाता चला जाए और स्टूडेंट से कोई इंटरेक्शन हो ही ना, तो आप बताइए क्या बच्चों को उस लेवल पर समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा. सेम हैपेंस विद गामा रेडिएशन. इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि वो किसी पार्टिकल से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते, और जब इंटरैक्ट नहीं कर पाते तो आयनाइज नहीं कर पाते, राइट? नेक्स्ट, बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन अ न्यूट्रॉन में चेंज इनटू, ऑब्वियसली एक न्यूट्रॉन लीजिए 0n1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए -1e0. तो आप बताओ जीरो में से अगर आप -1 माइनस करोगे तो +1 आएगा, राइट? 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा. तो व्हाट इज दिस 1x1? दिस इज नथिंग बट 1h1, प्रोटॉन है. एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, दिस इज नथिंग बट अ प्रोटॉन. आई होप मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को. यस, चलो. रेस्ट मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. अब अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लेन कि सर रेस्ट मास तो याद ही नहीं हो रहा है. याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा. अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज 2He4. अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का जो पूरा मास है वो उसके न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा है. देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1.
इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आप मुझे बताओ क्या प्रोटॉन 10⁴ टाइम्स हैवियर नहीं है? 10,000 गुना भारी है। 10,000 इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो जब आप किसी भी एटम का मास निकालते हो ना, तो 95% से ऊपर मास उसके न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है। और यही हमें रदरफोर्ड ने बताया भी था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। तो अगर पूरा मास न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है, तो अगर मेरे को रेस्ट मास निकालना है तो मेरे लिए न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। अब अल्फा पार्टिकल्स के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 2। कितने न्यूट्रॉन है? 2। टोटल कितने हो गए? 4। एक पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁷। तो 4 पे चार्ज कितना होगा? 16 4 64। 1.67 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर नहीं भी याद है तो भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है, राइट। Next, the speed of gamma radiations is about. Gamma radiations are electromagnetic waves, and electromagnetic radiations travel with the speed of light. So 3 into 10⁸, right? देखो, कुछ भी याद नहीं करवा रहा हूं, बिल्कुल समझ के करते जाओगे तो आपको 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, राइट। चलिए, एन एलिमेंट एक्स हैविंग एन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर है, चलो 7 कर देते हैं, वेरी गुड, एक्स है, एंड एटॉमिक मास 15, एमिट्स 1 प्रोटॉन, 1H1 इसने निकाला, तो क्या बन जाएगा? 6x 14। 2 बीटा पार्टिकल्स इसने निकाल दिए, 2 बीटा पार्टिकल्स निकाल दिए, तो 8x 14, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। कुछ नहीं करना होता है, जस्ट फॉलो द रूल्स, और ये याद रखो कि अल्फा बीटा और गामा एमिट होने में क्या क्या हो रहा है, बस अगर वो याद है तो जॉब इज डन। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंटेन्स द मेजॉरिटी, देखिए यही मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, द न्यूक्लियस कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ एन एटम्स मास। देखा, पूरे एटम का पूरा मास न्यूक्लियस पे ही होता है, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, whereas electrons occupy almost all of the atom's volume. A certain nucleus has a mass number 20 and atomic number 9. Z का वैल्यू है 9, A का वैल्यू है 20. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है बेटा A minus Z, that is 20 minus 9, this is 11. Second, the number of protons is equal to the atomic number, which is the number of electrons. Next, a radioactive atom possesses an unstable nucleus, which shows that radioactive atoms emit radiation sooner or later and convert into a more stable form. At the time, the type of radiations that may be emitted are alpha, beta and gamma radiations. Chalo, based on this information, let's solve the questions. First is identify A in the figure. This is A. Clearly आप देख रहे हो A is undeflected. If A is undeflected, that means A has to be neutral. If A has to be neutral, they have to be gamma rays, because alpha rays are positively charged, beta are negatively charged, and gammas are uncharged. Identify B. B पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर B पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो B हैज टू बी नेगेटिव। इफ B इज नेगेटिव, B आर बेसिकली बीटा रेज, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट। अल्फा बीटा एंड गामा एमिशंस। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज ऐसे कर लो, ये डायग्राम ऐसा है, ओके। यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहली चीज देखो, ए जो है ये पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ए पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लीस्ट पेनिट्रेशन है। लीस्ट पेनिट्रेशन का मतलब ए को तो अल्फा होना ही पड़ेगा, ए इज अल्फा। बीटा का पेनिट्रेशन अल्फा से ज्यादा होता है लेकिन गामा से कम होता है, तो व्हाट इज बी? बी इज बीटा रेस, ओके। नाउ सी और डी में कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले देखो, ऐसे हम फोटॉन्स को लिखते हैं, ये आपने 10th में शायद नहीं पढ़ा होगा, 12th में पढ़ोगे, बट ऐसे आप फोटॉन्स को लिखते हो। अब सी और डी में से अगर आप ध्यान से देखो, लेड को सी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन डी लेड को भी क्रॉस करके कॉन्क्रीट वॉल से रुक रहा है।
मतलब डी का आयनाइजिंग या पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। डी का, अगर डी का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा पार्टिकल क्या है? इनफैक्ट आप इसको हटा ही दो, आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, यू आर लेफ्ट विद गामा रेस एंड यू आर लेफ्ट विद एक्स रेस, राइट? दो ऑप्शंस हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेस की होती है। अगर मैं ये मान लूं कि ये डायग्राम कंप्लीट है, मतलब आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम समवेयर और डायग्राम इतना ही है, अगर डायग्राम इतना ही है तो यू हैव टू डिसाइड सी और डी में से कौन सी एक्स रेज है और कौन सी गामा रेज है। अब जरा ये ऑप्शन देखो, डी वाला, आइडेंटिफाई द डी इन द गिवन फिगर। डी के केस में आपको कहीं गामा रेज दिख रही है क्या? डी के केस में ऑप्शन में कहीं गामा रेज आपको दिख रही हैं? नहीं दिख रही, राइट? जरा सी का ऑप्शन देखो, सी के ऑप्शन में आपको कहीं पर भी गामा रेज दिख रही हैं? नहीं दिख रही। दैट मींस एक जगह एक्सरे होना चाहिए, अल्फा और बीटा तो हो नहीं सकता भाई, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सी और डी या तो एक्सरे होंगे या तो न्यूट्रॉन्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दे हैव टू बी आइदर एक्स रेज और न्यूट्रॉन्स, दे कैनॉट बी अल्फा रेज, they cannot be beta rays. Very dicey question. They cannot be alpha rays, they cannot be beta rays, right? तो टेक्निकली स्पीकिंग गामा रेस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो अगर आपका ये वाला रे यहां पहुंच जाता तो मैं कह देता डी गामा रे है, लेकिन ऑप्शन में कहीं गामा रे है ही नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज एक्स रे। एक्स रे का पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेस से थोड़ा सा कम होता है, होता वो भी बहुत है, इट्स वेरी हाई, द पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई, बट इट इज लेस देन द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेस। ध्यान रखिएगा, या तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस कोई मिसिंग है, अदरवाइज यू हैव टू गो विद एक्स रेस, यू कैनॉट गो विद न्यूट्रॉन्स। ओके, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन्स पे आप तब जाते जब इस तरीके का कोई बाइफर्केशन दिया होता, मगर इस डायग्राम में ऐसा कोई बाइफर्केशन दिया भी नहीं है, राइट? तो वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इफ एनी वन ऑफ यू कैन फाइंड अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो, शेयर द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। आई बिलीव या तो यहां पर ऐसे होना चाहिए या तो यहां पर कुछ ऑप्शंस में चेंज होना चाहिए, राइट? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम द काउंसिल्स क्वेश्चन, जो काउंसिल ने क्वेश्चन दिए थे। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें यू आर गिवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड यू आर गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? सबसे पहले ग्राफ की स्केल देखो, 80 से 85 के बीच में 5 डिविजन्स हैं, दैट मींस एवरी डिवीजन काउंट्स फॉर 1, हर डिवीजन 1 काउंट कर रहा है, ठीक? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए, ये आपका 90 वाला लाइन है, 91 92, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके हो गए, Z की वैल्यू हो गई 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए, इसी को अगर आप यहां ज्वाइन करोगे तो दिस विल बी 145 के बाद 146, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 146। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द केमिकल सिंबल। तो केमिकल सिंबल के लिए यू नीड ZXA, राइट? व्हाट इज A? A इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 92 प्लस 46 प्लस 146, राइट? बात समझ में आ रही है? यू हैव टू 146 एंड 92 8 3 2 238, सो इट विल बी 92 x 238। अब जो अटेंटिव बच्चे हैं वो समझ गए x क्या है, 92 is atomic number and 238 is the mass number. This is indeed uranium, right? Uranium 238 ही है X, right? Second, plot on the graph the daughter element after the emission of beta radiations by the element C. इस C element से अगर beta radiation निकलेंगे तो you will get 93 C238, right? अब इसको प्लॉट करना है, यहां पर गलती होती है, देखिए आपको जो पेरेंट मिला दैट इज 93 नॉट यूरेनियम, 93 238 C238, और ग्राफ की वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लॉट हैं, तो पहले तो आप न्यूट्रॉन्स निकालो,
यहां पर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, दे विल बी 238 माइनस 93, 5, 13 में से 9 गया 4, 145 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पे 145 आएगा और यहां पे 93 आएगा, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट the other part, the daughter element as indicated in the previous answer if it undergoes alpha। अब अगर यहां से एक अल्फा निकल गया 93 C238 से अगर अल्फा निकल गया you will get 91 C234। अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, 234 माइनस 91, 3, 4, 143। तो आप कैसे प्लॉट करोगे, इधर you will be plotting 143, इधर you will be plotting 91। this is how you are going to plot it, okay। ध्यान रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती क्या होती है, हम सीधे आंसर निकालते हैं एंड वी फॉरगेट दैट वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, एटॉमिक मास नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो आपको आंसर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्टली बैलेंस्ड, वेरी सिंपल, p माइनस 5 है या p माइनस 3 प्लस 2 p माइनस 1, ये नहीं है, p माइनस 4 p माइनस 5 माइनस 1 p माइनस 6, ये नहीं है, p माइनस 5 p माइनस 7 प्लस 2, ये है, ओके, राइट, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली शो द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पर, एंड तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये वाला मैच कर गया, एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आई होप बात समझ में आ गई। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेशन। दिस इज जस्ट द बिगनिंग, दिस इज द फर्स्ट सेशन। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक इट, सपोर्ट द चैनल, encourages टू ब्रिंग अस मोर सच वीडियोस। हम ऐसा वीडियो हर यूनिट के हर टॉपिक के लिए लाएंगे, राइट। दिस चैप्टर वॉज थ्योरेटिकल, तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उतने बेटर नहीं लगे होंगे, उतने डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आएंगे तो you will love the level of questions that we are going to do, but for that please support the channel, we desperately need student support। catch you very soon with the next session, okay, till then stay healthy, stay safe, and all the very best for your board examinations।